बाहर भयंकर बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। रीमा चिड़िया एक बहुत ही गरीब और मेहनती माँ है। वह अपने छोटे बच्चों कुकू और छुटकी को कच्चे घर में सुरक्षित छोड़कर दूसरों के घरों में काम करने के लिए निकलती है। आज तेज बारिश और कीचड़ के कारण उसे अपनी पहली मालकिन गौरी कौवी और उसके पति कालू कौवा के घर पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। गौरी कौवी स्वभाव से अत्यंत घमंडी और कठोर है। आ गई महारानी, तुमने समय देखा है? इतनी देर से क्यों आई हो? तुम जैसी काम चोरों की वजह से मेरा पूरा घर गंदा पड़ा है। इसे काम से निकाल दो गौरी, ये किसी काम की नहीं है। आज तो तेरी पगार पक्का कटेगी। चुपचाप जाकर सारे बर्तन मांज और घर की सफाई कर। अगर एक भी दाग दिखा तो खैर नहीं। मालकिन, बारिश बहुत तेज थी और रास्ते में पानी भरा हुआ था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका सारा काम अभी कर देती हूँ। मेरी पगार मत काटिएगा, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। रीमा चिड़िया अपने आंसू पोंछते हुए और बिना कोई शिकायत किए उनके घर का सारा काम निपटाती है। गौरी कौवी के घर से काम खत्म करके रीमा चिड़िया एक बहुत ही भली और नेक बुजुर्ग मालकिन कबूतरी के घर जाती है। कबूतरी रीमा को अपनी सगी बेटी की तरह मानती है और हमेशा उसका सम्मान करती है। आ गई मेरी बच्ची, आज तो तू बारिश में बहुत भीग गई है। आज मौसम बहुत ठंडा है। मेरे परिवार के लिए अपने हाथ के स्वादिष्ट आलू के पराठे बना दे। तेरे हाथ के पराठों में तो जादू है। जी मालकिन, आपका बड़प्पन है। मैं भी रसोई में जाकर सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती हूँ। रीमा चिड़िया बहुत ही लगन से खाना बनाती है। कबूतरी का पूरा परिवार रीमा के हाथ के बने स्वादिष्ट आलू के पराठे उंगलियां चाटकर खाता है और उसकी खूब तारीफ करता है। शाम को दिन भर की थकान के बाद जब रीमा अपने घर लौटती है तो देखती है कि उसकी बेटी छुटकी एक कोने में बैठकर रो रही है। माँ, मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगी। दूसरे बच्चे मुझे गंवार कहकर चिढ़ाते हैं क्योंकि मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनती और स्कूल नहीं जाती। हाँ, मुझे भी स्कूल जाना है माँ। माँ, मुझे भी अब काम करने की इजाज़त दे दो। मैं भी मेहनत करके पैसे कमाऊंगा ताकि हमारी छुटकी स्कूल जा सके और हम गरीबी से बाहर आ सकें। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी उम्र अभी पढ़ने और खेलने की है। तुम लोग हिम्मत मत हारो। मैं ज़्यादा घरों में काम कर लूँगी और तुम्हारी पढ़ाई का कुछ ना कुछ प्रबंध ज़रूर करूँगी। तभी उनका लालची मकान मालिक उनके घर के दरवाजे पर आ धमकता है। सुन रीमा, बहुत हो गया तेरा रोना धोना। अगले महीने से इस घर के किराए में 300 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अगर पैसे पूरे नहीं दिए तो अपने बच्चों को लेकर मेरा घर खाली कर देना। मालिक, मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए। मैं गरीब हूँ, अचानक इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, पैसे तैयार रखना। अगली सुबह फिर से तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। पानी इतना भर जाता है कि रीमा घंटों तक काम पर नहीं जा पाती। जब वह काफ़ी जद्दोजहद करके गौरी कौवी और कालू कौवा के घर पहुंचती है तो वे दोनों आग बबूला हो जाते हैं। निकल जा हमारे घर से, तू किसी काम की नहीं है। अब तुझे हम अपने घर में काम पर बिल्कुल नहीं रखेंगे। मालकिन, मुझे काम से मत निकालिए। कम से कम मेरे 28 दिनों की मेहनत के पैसे तो दे दीजिए। मेरे छोटे बच्चे घर में भूखे मर जाएंगे। किस बात के पैसे? तूने हमारा जो नुकसान किया है उसके बदले कोई पैसे नहीं मिलेंगे। भाग यहाँ से। लगातार देर से पहुंचने के कारण बाकी जगहों से भी रीमा को काम से निकाल दिया जाता है। वो पूरी तरह निराश होकर खाली हाथ घर लौटती है। माँ, तुम रो मत। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम दुनिया के सबसे स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाती हो। हम दूसरों के घर काम करने की बजाय अपना खुद का आलू के पराठे का ठेला खोलेंगे। लेकिन बेटा, एक ठेला लगाने और सामान खरीदने के लिए कम से कम 15,000 रुपये का खर्च आएगा। हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? कुकू की बात सुनकर रीमा को उम्मीद की एक किरण दिखती है। पैसों की मदद के लिए वह अपनी सगी अमीर बहन रानी चिड़िया के पास जाती है। दीदी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे अपना ठेला लगाने के लिए 15,000 रुपये उधार दे दो। मैं दिन रात मेहनत करके
तुम्हारे सारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। चल भाग यहाँ से भिखारन। फटेहाल कपड़े पहनकर मेरे इतने साफ घर को गंदा करने आ गई। मेरे पास तुझ जैसी गरीब के लिए कोई पैसे नहीं है, निकल मेरे घर से। घमंडी रानी चिड़िया अपनी ही सगी गरीब बहन को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देती है। रीमा फूट फूट कर रोने लगती है। अपनों से धोखा खाने के बाद बुरी तरह टूट चुकी रीमा चिड़िया अंत में अपनी इकलौती उम्मीद नेक मालकिन कबूतरी के पास जाती है और रोते हुए उसे अपना सारा सच बताती है। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, बुरे वक्त में ही अपनों की पहचान होती है। ये ले 15,000 रुपए, जा और अपना काम शुरू कर। मुझे तेरी मेहनत और तेरे हुनर पर पूरा भरोसा है, तू जरूर सफल होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। मैं आपकी ये मदद अपनी आखिरी सांस तक कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद कुकू और रीमा चिड़िया बाजार से सारा सामान लाते हैं। बारिश के मौसम में भीगने से बचने के लिए वे सड़क के किनारे एक बड़ा सा वाटरप्रूफ तंबू लगाते हैं और अपना गर्मा गर्म आलू के पराठे का ठेला शुरू करते हैं। मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। तभी वहाँ तेज बारिश से बचता हुआ गांव का एक रईस बुढ़ा कबूतर ठाकुर आता है। अरे बेटी, बाहर बहुत तेज बारिश है, मुझे भूख भी लग रही है, जल्दी से एक आलू का पराठा खिला दो। जी ठाकुर साहब, आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपको गर्मा गर्म पराठा परोसती हूँ। बुढ़ा कबूतर जैसे ही रीमा चिड़िया के हाथ का बना परांठा खाता है, वह उसके स्वाद का दीवाना हो जाता है। वाह, आनंद आ गया। ऐसा स्वादिष्ट पराठा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। बेटी रुको, मैं गांव के और लोगों को भी ये स्वाद चखाने के लिए बुलाता हूँ। बूढ़ा कबूतर इतना खुश होता है कि वह जाकर गांव के 10 और ग्राहकों को वहां बुला लाता है। खुशबू और स्वाद के कारण देखते ही देखते उनकी दुकान पर लोगों की भारी भीड़ लग जाती है। मेहनत और स्वाद का जादू ऐसा चलता है कि पहले ही दिन रीमा चिड़िया और कुकू को 630 रुपए का भारी मुनाफा होता है। देखो माँ, हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ मेरे बच्चे, ये सब तेरी अच्छी सोच और हमारी नेक मालकिन कबूतरी की मदद का ही नतीजा है। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उनका आलू के पराठे का काम पूरे गांव में बहुत अच्छा चलने लगता है। रीमा चिड़िया नेक मालकिन कबूतरी के पास जाती है। मालकिन, ये आपके 30,000 रुपए। आपकी मदद की वजह से आज हमारी जिंदगी संवर गई है। ये आपकी रकम और मेरा धन्यवाद है। मुझे बहुत खुशी है कि तूने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया। हमेशा ऐसे ही खुश रहे। अंत में रीमा चिड़िया, कुकू और छुटकी अपनी ईमानदारी और मेहनत की कमाई से एक बहुत बड़ा और पक्का घर बना लेते हैं। छुटकी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में हो जाता है और वे सभी हमेशा के लिए खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक सुंदर और हरे भरे गांव में एक बूढ़े पिता अपने 2 बेटों के साथ एक बड़े से घर में रहते थे। बड़े बेटे का नाम राजा और छोटे का नाम टुन्नू था। टुन्नू बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमजोर था, इसलिए वह अनपढ़ ही रह गया। कोई हुनर न होने के कारण उसे गांव में कोई काम नहीं देता था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा खरा था। वह हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहता। वहीं राजा बहुत लालची था और टुन्नू की इस सादगी से हमेशा चिढ़ता था। बूढ़े पिता दिन रात इसी चिंता में घुलते रहते थे कि उनके जाने के बाद उनके इस भोले टुन्नू का क्या होगा। बेटा राजा, मेरी तबीयत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मेरे शरीर में अब जान नहीं बची है। मैं कल रहूं या ना रहूं, तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। अपने छोटे भाई टुन्नू का हमेशा ख्याल रखना। वो भोला है, दुनिया की चालाकी नहीं समझता। उसे कभी अकेला मत छोड़ना। आप बेकार में चिंता करते हैं पिताजी, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मैं हूँ ना, सब देख लूँगा। आप बस अपनी बीमारी पर ध्यान दें और आराम करें। कुछ समय बाद राजा का विवाह रानी चिड़िया से हो गया। रानी के घर में कदम रखते ही घर का पूरा माहौल ही बदल गया। रानी चिड़िया के हाथों में जादू था। वह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी।
लेकिन उसका स्वभाव उतना ही स्वार्थी था। घर में अब सिर्फ राजा और रानी की ही चलती थी। एक दिन रसोई से आ रही स्वादिष्ट पकवानों की महक से टुन्नू भी लालच में आ गया। उसे भी अपना घर बसाने की इच्छा होने लगी। भैया भाभी कितना अच्छा खाना बनाती हैं। घर में कितनी रौनक आ गई है। मेरा भी घर बसा दो ना भैया। मेरी भी शादी करा दो। मैं भी अपना परिवार चाहता हूँ। तुम्हारी शादी? जरा अपनी शक्ल देखिए तुमने। तुम्हारी शादी कौन करेगा टुन्नू? तुम्हारे पास ना कोई काम है, ना कोई अकल और ना ही पैसा। तुम जिंदगी भर ऐसे ही निठल्ले रहोगे क्या? और सुन लीजिए, पिताजी के बाद इस निठल्ले का बोझ हम बिल्कुल नहीं उठाएंगे। मेरा पति दिन रात खेतों में पसीना बहाकर कमाता है और ये घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। इसका और इसकी होने वाली पत्नी का खर्चा अब मुझसे नहीं उठाया जाएगा। इसे कहीं और जाकर रहने को कहिए। बहू, तुम ये कैसी कठोर बातें कर रही हो? ये बड़ा घर जितना राजा का है उतना ही टुन्नू का भी है। तुम इसे कैसे निकाल सकती हो? पिताजी, अब मेरी शादी हो गई है। कल को मेरे भी बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा। मैं इसे अपने घर में जगह नहीं दे सकता। घर के पीछे जो थोड़ी सी बंजर जमीन पड़ी है, जहां वो पुराना सूखा कुआं है, टुन्नू वहां अपना झोपड़ा बनाकर रहे। मैं इसे इस घर का एक कोना भी नहीं दूंगा। रानी ने बिना किसी दया के उस पुराने कुएं के ऊपर से मिट्टी डलवा दी और कुएं को तोड़कर वहां एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी बनवा दी। टुन्नू को उस झोपड़ी में भेज दिया गया। अब रानी ने उन्हें एक वक्त का खाना देने से भी साफ मना कर दिया था। इस सदमे और दुख ने पिता की रही से ही जान भी निकाल ली। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। टुन्नू मेरे लाल, मुझे माफ कर देना। मैं जीते जी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। इन स्वार्थी लोगों के बीच अब तुम ही अपना ख्याल रखना। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। इतना कहते ही पिता ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। टुन्नू फूट फूट कर रोने लगा। पिता के अंतिम संस्कार के बाद रानी चिड़िया ने सोचा कि यही सही मौका है। गांव वालों को बुलाकर घर का बंटवारा कर दिया जाए ताकि टुन्नू भविष्य में कभी अपना हक ना मांग सके। सरपंच जी और गांव वालों, मेरे ससुर जी जाते जाते ये बड़ा घर मेरे पति राजा के नाम कर गए हैं और वो पीछे वाली घास की झोपड़ी उन्होंने टुन्नू को दी है। यही उनका आखिरी फैसला था। लेकिन बेटी, टुन्नू उस छोटी सी जगह में कैसे रहेगा? वो तो बहुत ही संकरी जगह है और वहां बारिश का पानी भी भर जाता है। कम से कम घर का एक कमरा तो इसे दे दो। वो अकेला है, किसी तरह भी गुजारा कर लेगा। वैसे भी इस अनपढ़ से शादी भी कौन करेगा जो इसे बड़े घर की जरूरत है। बंटवारा ऐसे ही होगा। टुन्नू वहां खड़ा सब सुनता रहा, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी झोपड़ी में चला गया। अब रानी और राजा ने उससे बात करना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। बड़े घर में रोज नए नए पकवान बनते और यहाँ टुन्नू अपनी झोपड़ी में रूखा सूखा खाकर दिन गुजारता। एक दिन टुन्नू नदी के पास अपनी बाल्टी में पानी भरने गया था। वहां उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर चिड़िया पर पड़ी जिसका नाम रीमा था। नमस्ते। तुम यहाँ नहीं आई हो क्या? मैंने तुम्हें पहले कभी इस नदी के किनारे नहीं देखा। नमस्ते। हाँ, मैं पास के गांव से हूँ। यहाँ कुछ काम से आई थी। पर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी निराशा क्यों है? रीमा की मीठी आवाज सुनकर टुन्नू को बहुत सुकून मिला। उसने अपने दिल का सारा हाल रीमा को कह सुनाया। उस दिन के बाद दोनों रोज नदी के किनारे मिलने लगे। टुन्नू को रीमा बहुत पसंद आ गई थी। एक दिन टुन्नू ने हिम्मत जुटाई। रीमा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और कभी रोने नहीं दूंगा। टुन्नू, तुम इंसान बहुत अच्छे हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है और मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। शादी के बाद तुम मुझे रखोगे कहाँ? तुम्हारी उस छोटी सी झोपड़ी में तो ठीक से हवा भी नहीं आती और तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है। तुम पहले कोई अच्छा काम ढूंढो, पैसे कमाओ, फिर हम दोनों खुशी खुशी शादी करेंगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। रीमा की इन बातों ने टुन्नू की आंखें खोल दी। वह अगले ही दिन से काम की तलाश में निकल पड़ा।
लेकिन पूरे गांव में सबको पता था कि टुन्नू से कोई भारी काम नहीं होगा। उसने हर दरवाजा खटखटाया पर किसी ने उसे काम नहीं दिया। थका हारा और निराश टुन्नू अपनी झोपड़ी में लौट आया, पर उसकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी झोपड़ी में दरवाजे खिड़की बंद करने के बाद भी ना जाने कहां से एक भयंकर सांप अंदर आ जाता था। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक तो रहने को ये टूटी झोपड़ी मिली है, ऊपर से ये सांप रोज मेरी जान लेने आ जाता है। अगर रीमा यहाँ आ भी गई तो मैं उसे जहरीले सांप से कैसे बचाऊंगा? एक रात जैसे ही वह सांप झोपड़ी में फुफकारता हुआ आया, टुन्नू ने एक मोटी सी लकड़ी उठा ली और उसे मारने के लिए दौड़ा। सांप घबरा गया और तेजी से रेंगता हुआ झोपड़ी के एक कोने में जमीन के नीचे बने एक बिल में घुस गया। अरे ये क्या? जमीन में इतना बड़ा खड्डा कैसे हो गया? और ये सांप इतनी आसानी से जमीन के नीचे कैसे चला गया? टुन्नू पूरी तरह हैरान था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। उसे याद आया कि राजा ने यह झोपड़ी एक पुराने सूखे कुएं के ऊपर मिट्टी डालकर बनवाई थी। इसका मतलब जमीन के नीचे वह गहरा कुआं अभी भी मौजूद है। तभी टुन्नू की नजर उस खड्डे के अंदर गई। उस अंधेरे बिल में से कुछ बहुत ही तेज चमक रहा था। ये पीली सी चमक कैसी है? जरूर इसके अंदर कुछ छिपा है। टुन्नू ने अपनी लकड़ी उस खड्डे के अंदर डाली और उसे बाहर की तरफ खींचा। लकड़ी के सिरे पर एक भारी चमकता हुआ सोने का हार अटक कर बाहर आ गया। टुन्नू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बिना कोई देरी किए एक फावड़ा उठाया और उस जगह की मिट्टी तेजी से खोदनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वह खोदता गया, नीचे पुराना कुआं नजर आने लगा। उस कुएं के अंदर सोने और चांदी के सिक्कों से भरे कई मटके रखे हुए थे। ये किसी पुराने जमाने का खजाना था। टुन्नू ने बड़ी समझदारी से काम लिया। उसने धीरे धीरे वह सोना शहर के एक ईमानदार व्यापारी को बेचा। बहुत जल्द यह खबर आग की तरह फैल गई और राजा और रानी चिड़िया तक भी पहुंच गई कि टुन्नू को उस पुरानी झोपड़ी के नीचे से असीमित खजाना मिल गया है। वे दोनों लालच में अंधे होकर दौड़ते हुए टुन्नू के पास आए। टुन्नू मेरे प्यारे भाई, वो जमीन तो पिताजी की थी, उस खजाने पर हमारा भी आधा हक बनता है। लाओ, हमारा हिस्सा हमें दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो तुम्हारे अपने हैं। आखिर हम एक ही परिवार है ना। आधा खजाना हमें तुरंत दे दो। जब मुझे 2 वक्त की रोटी की जरूरत थी तब तुम दोनों कहाँ थे? गांव वालों के सामने तुम ही लोगों ने पूरी चालाकी से कहा था कि बड़ा घर तुम्हारा है और वो झोपड़ी और उसकी जमीन मेरी है। अब उस जमीन से जो भी मिला है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम यहाँ से जा सकते हो। शोर सुनकर गांव के सरपंच और बाकी लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। टुन्नू बिल्कुल सही कह रहा है राजा। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपने स्वार्थ और लालच में आकर इसे ये बंजर जमीन दी थी ताकि तुम बड़ा घर हड़प सको। पंचायत का फैसला हो चुका है। अब इस खजाने पर तुम्हारा रत्ती भर भी हक नहीं है। तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा मिल चुकी है। राजा और रानी शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए वहां से लौट गए। टुन्नू ने उस खजाने के पैसों से शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और सुंदर पक्का घर बनवाया। उसने अपने लिए एक बड़ी सी किराने की दुकान भी खोल ली जो बहुत अच्छी चलने लगी। सब कुछ ठीक होने के बाद टुन्नू शान से रीमा के पास गया। दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। रीमा और टुन्नू अपने नए घर में बहुत खुशी से रहने लगे, जबकि राजा और रानी जीवन भर अपने के पर पछताते रहे।